नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आप देख पा रहे हो आज हम मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा के बारे में इस क्लास में चर्चा करेंगे। क्लास नंबर 22 है और यह चैप्टर भी आपका यूनिट नंबर 2 में ही शामिल है। ध्यान रखेंगे आप लोग, हमारी ये जो थ्योरी की क्लासें आपको चल रही हैं इनको आप पूरा लेने के बाद आप लोग अपना टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करेंगे और अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखेंगे। खुराना क्लासेस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप लोग इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। रीट पात्रता के लिए है और अलग से अगर कोई साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। और आज हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, मोटिवेशन। तो पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, एक प्रश्न आपका एग्जाम में आता है यहाँ से, तो देखिएगा। मोटिवेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? अभिप्रेरणा। अब बात करें साथियों, मोटिवेशन शब्द जो है ये लैटिन भाषा से लिया गया है और लैटिन भाषा का कौन सा है? मोवेयर। कौन सा शब्द है? मोवेयर, या फिर इसको मोटम भी कहते हैं। ये दोनों लैटिन भाषा के हैं, मोवेयर और मोटम। यहाँ से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है मोटिवेशन की। और मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है साथियों? मोवेयर का यहाँ पर मूव करना या फिर मोशन का मतलब गति करना। मूव का मतलब गति या मोशन का मतलब गति। इन दो शब्दों से उत्पत्ति हुई है मोटिवेशन शब्द की और ये लैटिन भाषा का शब्द है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अभिप्रेरणा के बारे में हम चर्चा करते हैं कि अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक बल है जो व्यक्ति को भावात्मक रूप से जागृत करते हुए लक्ष्य प्राप्ति की ओर या फिर निश्चित व्यवहार करने की लिए अग्रसर करता है, यानी धक्का देता है, उसे गति प्रदान करता है। कहने का मतलब है मोटिवेशन वह ताकत है, वह शक्ति है। आप लोग तभी तो मोटिवेशन सुनते हो। आप लोगों के अंदर मोटिवेशन एक ऐसी ऊर्जा पैदा कर देता है जिससे कि आप किसी काम को करने के लिए तैयार हो जाते हो। आपके अंदर वो जुनून पैदा कर देता है मोटिवेशन को लेकर के कई सारे मनोवैज्ञानिक हैं। यहाँ पर मैं 2-3 मनोवैज्ञानिकों के बारे में चर्चा करूँगा। उन्होंने क्या परिभाषा दी थी। सबसे पहले नंबर पर आते हैं क्रैच एंड क्रचफील्ड। इन्होंने बताया कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। क्यों मतलब कोई सवाल है हमारा, ठीक है, इसका उत्तर देती है वाई का। क्यों का उत्तर देती है क्या? मोटिवेशन। तो ये परिभाषा किसकी है? क्रैच एंड क्रचफील्ड की है। स्किनर की परिभाषा सबसे फेमस है साथियों मोटिवेशन की, इसको आप याद रखना। स्किनर ने बताया अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। क्या है? राजमार्ग है। और ये परिभाषा आ चुकी है, सबसे प्रसिद्ध भी है मोटिवेशन के बारे में। ध्यान रखेंगे आप लोग, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, यानी सर्वोत्तम मार्ग है, राजमार्ग है। तो ये आप लोगों को याद रखनी है, स्किनर की, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पर आप लोग। गुड के अनुसार, गुड ने क्या परिभाषा दी? किसी भी क्रिया को आरंभ करने, उसे जारी रखने या नियंत्रण करने की प्रवृत्ति ही क्या है? अभिप्रेरणा कहलाती है। ये कथन किसका है? गुड का है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम मोटिवेशन की विशेषताएं। क्या है मोटिवेशन की विशेषताएं? देखिए, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम सोपान है। ये भी क्या है? एक विशेषता है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम सोपान है। आपको प्रश्न मिलेगा कि निम्न में से अधिगम की अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है, तो आप लोग इन विशेषताओं को पढ़ लीजिए। इनके अलावा अगर कोई विशेषता उसकी है तो वो नहीं होगी, ठीक है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम सोपान भी है और सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग भी है, ये स्किनर की परिभाषा। अभिप्रेरणा अधिगम का स्वर्णपथ कहलाती है। अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है? हृदय है। अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है? मुख्य चालक भी है, ठीक है। अभिप्रेरणा अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति पैदा करती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति की भावात्मक स्थिति को पैदा करती है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मोटिवेशन साधन है। क्या है? एक साधन है, ये कोई साध्य नहीं है, ठीक है भाई। अभिप्रेरणा साधन है, कोई साध्य नहीं है। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब अभिप्रेरणा होगी। आप लोग ध्यान रखेंगे
किसी भी चीज़ को अगर आप सीख रहे हैं, किसी भी चीज़ को आप लर्न कर रहे हैं, अगर आपने उस चीज़ को मोटिवेशन के साथ में किया है तो वो काम आपका उत्तम होगा। ध्यान रखेंगे। अभिप्रेरणा के स्रोत आपको याद रखने हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न भी यहाँ से एग्जाम में आ चुका है साथियों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभिप्रेरणा के सोर्स यानी स्रोत। पहला स्रोत है आवश्यकता। ध्यान से देखेंगे आप लोग। नीड, किसी भी वस्तु का अभाव आवश्यकता को जन्म देता है। प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई आवश्यकता होती है जो उसे क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। इस बात का जिक्र मैंने साथियों क्लार्क एल हल के पुनर्वलन सिद्धांत में भी किया था, और उन्होंने बताया था कि कोई भी व्यक्ति कब क्रिया करता है, कब अनुक्रिया करता है, जब उसे एक आवश्यकता होती है किसी भी उद्दीपक को पाने की। और वही अभिप्रेरणा कहती है कि अगर हमको किसी भी चीज़ की आवश्यकता है, आवश्यकता होने पर ही हम उस उद्दीपक के प्रति क्या करेंगे, उस लक्ष्य को पाने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। तो ध्यान रखना, पहला स्रोत क्या है मोटिवेशन का, आवश्यकता है। दूसरा स्रोत है अपना चालक, और चालक को हम कई नामों से जानते हैं साथियों। वहाँ पर आपको पेपर में कई सारे नाम मिलेंगे। चालक यानी ड्राइव, इसको हम प्रणोदन भी कह सकते हैं, अंतर्नोद भी कहते हैं। ये तीनों नाम आपको याद रखना है, चालक, प्रणोदन, अंतर्नोद। इसको हम इंग्लिश में ड्राइव कहते हैं, एक ही शब्द इंग्लिश में ड्राइव। प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ एक चालक होता है। जैसे आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूँ। थॉर्नडाइक साहब ने, आपने बिल्ली का सिद्धांत पढ़ा होगा, प्रयास एवं भूल का। उसमें चालक क्या था, चालक क्या था, बिल्ली को क्या लगी हुई थी, भूख लगी हुई थी। बिल्ली को क्या लगी हुई थी, भूख। तो उस बिल्ली का चालक क्या था, भूख था। इसका मतलब उसे आवश्यकता किसकी थी, भोजन की थी। अब भोजन की आवश्यकता को पैदा किसने किया था, भूख ने किया था। ध्यान रखना, किसी भी चीज़ की आवश्यकता को बढ़ाने के लिए उसके चालक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ क्या होता है, एक प्रणोदन होता है। जैसे भोजन की आवश्यकता से जुड़ा क्या है, भूख। पानी की आवश्यकता से जुड़ा चालक क्या है, प्यास। जो व्यक्ति को क्रिया करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है, उसे मोटिवेशन करती है। आप लोग जैसे मान के चलो, आपको कोई भी चालक यानी भूख आपको अगर नहीं लगी है तो बताइए कि आपको भोजन करने की आवश्यकता होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो आपका चालक ही किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, किसी भी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए चालक का होना अति आवश्यक है। ये आप लोग विशेषकर ध्यान रखें। तीसरा हमारा स्रोत है उद्दीपक। क्या होगा, उद्दीपक। इसको हम प्रोत्साहन भी कहेंगे, यानी इंसेंटिव। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इंसेंटिव। तीसरा अपना स्रोत आपको याद रखना है, उद्दीपक। उद्दीपक सामने होने पर ही व्यक्ति क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। बिल्कुल बात सही है। और उद्दीपक के मिलने पर चालक क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, तनाव समाप्त हो जाता है। जैसे आप लोगों के लिए रीट जो है साथियों, ये रीट क्या है, हमारा चालक है। क्या है, चालक। अब रीट हमारा चालक है। मैं आपको एक एग्जांपल रीट के माध्यम से समझा रहा हूँ। रीट हमारा चालक है। आवश्यकता क्या है हमारी, नौकरी पाना। रीट में क्या है, नौकरी पाना। रीट में नौकरी पाना, ध्यान रखना, ये हमारी क्या है, आवश्यकता। तो देखिएगा, रीट हमारा चालक है, और इस चालक को देखते हुए हम क्या करेंगे, इसकी आवश्यकता को देखते हुए हम क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। और जब हमें रीट में नौकरी मिल जाती है, हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, तो हमारा चालक क्या, हमारे मन में जो मानसिकता बनी हुई है कि हमको इस रीट की भूख है, एक नौकरी की भूख है, तो आपकी नौकरी की भूख कब खत्म होगी, जब आपका रीट में सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आया। इसका मतलब आपने इस रीट नामक उद्दीपक को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो आपका चालक, जो आपकी जिज्ञासा है, वो शांत हो जाएगी। समझ में आ गया। अब देखिए अभिप्रेरक। अब मोटिवेशन जो शब्द है साथियों, वो अभिप्रेरक, मोटिवेशन को प्रेरित कौन करते हैं, अभिप्रेरक करते हैं। अभिप्रेरक तीन प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मोटिव्स बोलते हैं हम। उपरोक्त तीनों का योग ही क्या है, अभिप्रेरक है। हम लोगों ने तीन चीज़ें पढ़ी, अभी हमने तीन चीज़ पढ़ी, आवश्यकता, चालक और इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन, ठीक है ना। इन तीनों चीज़ों को अगर हम योग कर देते हैं, इन तीनों चीज़ों का योग क्या कहलाएगा,
अभिप्रेरक कहलाएगा। ठीक है भाई, आप लोग याद रखेंगे अभिप्रेरक के 3 स्रोत कौन कौन से हैं अपने मोटिवेशन के, ये 3 हैं। और यही चक्र जो दिया था साथियों, NDI चक्र बोलते हैं इसको हम, NDI, नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव, इन तीनों का योग जो चक्र दिया था ये दिया था वुडवर्थ के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग, किसने दिया था? वुडवर्थ ने बताया। अब वुडवर्थ के अनुसार तो कितने हैं? 3 हैं, 3 स्रोत हैं। अभिप्रेरणा के कितने स्रोत हैं वुडवर्थ के अनुसार? 3 है, N, D और I। लेकिन यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक आते हैं साथियों जिनका नाम आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, डेसी। कौन है? डेसी नामक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस अभिप्रेरणा के चक्र के अंतर्गत एक चौथा सोर्स और जोड़ा था जिसका नाम था कॉग्निटिव, यानी संज्ञान था। और इसी प्रकार इसका नाम क्या पड़ गया फिर उसके बाद में? संज्ञानात्मक चक्र पड़ गया। संज्ञानात्मक चक्र में एक चौथा सोर्स और जुड़ जाता है, कॉग्निटिव यानी संज्ञान जुड़ जाता है, तब इसका नाम क्या बन जाता है? संज्ञानात्मक चक्र बन जाता है, NDIC। ये है अपना संज्ञानात्मक चक्र। और ये किसका है? डेसी का है भैया, याद रखना सभी के सभी। डेसी ने चौथा सोर्स जोड़ा था संज्ञान, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं अभिप्रेरकों का वर्गीकरण। अभिप्रेरकों का वर्गीकरण हर मनोवैज्ञानिक ने किया है। मैस्लो के अनुसार हम देखा जाए तो देखो, मैस्लो ने क्या बताया अभिप्रेरकों के बारे में? क्या बताया कि अभिप्रेरक जन्मजात भी होते हैं और अभिप्रेरक अर्जित भी होते हैं। इन्होंने 2 बात बताई, ये दोगलापन बात करते हैं। मैस्लो ने अभिप्रेरकों को जन्मजात भी बताया, कुछ ऐसे अभिप्रेरक होते हैं जो जन्म से ही होते हैं और कुछ अभिप्रेरक ऐसे होते हैं जो हम अपने बाहरी वातावरण से अर्जित करते हैं। थॉमसन ने क्या बताया? अभिप्रेरक क्या होते हैं? स्वाभाविक होते हैं। कुछ अभिप्रेरक ऐसे होते हैं जो कृत्रिम भी होते हैं। तो बात एक ही है, स्वाभाविक का मतलब जन्मजात और अर्जित का मतलब कृत्रिम। बात एक ही है लेकिन शब्द अलग अलग यूज करे हैं दोनों ने, ये आपको ध्यान रखना है। थॉमसन ने बताया स्वाभाविक और कृत्रिम, और मैस्लो ने क्या बताया? जन्मजात और अर्जित। उसके बाद गैरेट साहब आते हैं। गैरेट ने अभिप्रेरक 3 प्रकार के बताए। कैसे? क्या विशेषता बताई? कि अभिप्रेरक या तो दैहिक होंगे या जैविक होंगे, और कुछ अभिप्रेरक ऐसे होते हैं जो मनोवैज्ञानिक भी होते हैं, और कुछ अभिप्रेरक ऐसे होते हैं जो सामाजिक होते हैं जिनको हम समाज से ग्रहण करते हैं। तो ये आपको मैस्लो के अनुसार आपके 2 प्रकार के जन्मजात और अर्जित, थॉमसन के अनुसार 2 प्रकार के स्वाभाविक और कृत्रिम, और गैरेट के अनुसार 3 प्रकार के हैं, जैविक, मनोवैज्ञानिक और स्वाभाविक। तीनों याद रखना। क्लियर? आगे देखिए, अब बात करते हैं अभिप्रेरकों के प्रकार। अभिप्रेरक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? इनको भी आप लोग जरा कन्फर्म याद रखना दोनों को, और आप जानते भी हो अच्छे से। एक तो होते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी कि हमारे अंदर ही पैदा होने वाली एक अभिप्रेरणा। इसमें व्यक्ति स्वयं की इच्छा से प्रेरित होकर के आगे बढ़ता हुआ अंत तक जाता है, अर्थात अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, इसलिए इसे सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रीट की तैयारी करने का खुद को ही अपने आप में शौक है। इसका मतलब खुद ही इस रीट की तैयारी करते हैं, किसी से मोटिवेशन नहीं लेते, किसी व्यक्ति को उनको कहने की आवश्यकता नहीं होती कि भाई तू रीट की तैयारी कर ले। बहुत से लड़के बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, बच्चे बच्चियां, कि उनको पढ़ाई के लिए घर वाले बोलते हैं कि बेटा पढ़ ले, बेटी पढ़ ले, लेकिन वो नहीं पढ़ पाते। जब हमारे लिए कोई दूसरा मोटिवेशन देता है तो वो क्या है? हमारी बाह्य अभिप्रेरणा है। और अगर कोई बच्चा या बच्ची स्वयं ही अभिप्रेरित होकर के अपनी पढ़ाई जारी रखता है, अपना काम करता है, तो वो क्या है? आंतरिक अभिप्रेरित है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर अंतर रखना है। और सबसे उत्तम क्या है मैं आपको बता दूं, सबसे उत्तम अभिप्रेरणा कौन सी? हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा है। जो व्यक्ति या जो बालक स्वयं अपने आप में प्रेरित होकर के किसी कार्य को करता है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, वही सर्वोत्तम अभिप्रेरणा होती है, वही सर्वोत्तम बालक होता है। बाह्य अभिप्रेरणा यानी कि स्वयं प्रेरित नहीं होते, वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उनको मोटिवेशन किया जाता है, फिर कार्य की शुरुआत करते हैं। इसके अभाव में वह लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए उसे नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। देखो मैं आपसे कह रहा हूँ रीट के लिए भाई तैयारी कर लो, तो आप नहीं करेंगे। आप तैयारी उसी दिन करेंगे जिस दिन आपको रीट की भूख होगी। तो सबसे बेटर काम क्या है? सबसे बेटर काम यही है कि आप लोग स्वयं प्रेरित होइए, किसी के कहने पर आप तैयारी मत कीजिए।
आप खुद देखिए, मुझे नौकरी लगना है, अपने जीवन को सफल बनाना है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा से प्रेरित जो व्यक्ति होता है वही जीवन में सक्सेस होता है। और मैं कितना भी आपसे कह लूँ, आप लोग तैयार नहीं होंगे उस काम को करने के लिए। अब देखेंगे आगे, एक नोट आपको मैं बता रहा हूँ। बाह्य अभिप्रेरणा लक्ष्य तक पहुँचने की एक शुरुआत है। क्या है? एक शुरुआत है, एक साधन है, एक युक्ति है। जबकि आंतरिक अभिप्रेरणा अपने आप में क्या है? एक अंत है। ध्यान रखना, इन दोनों में क्या अंतर हुआ कि हम बाह्य अभिप्रेरणा से किसी भी बच्चे को अपने लक्ष्य तक पहुंचा तो सकते हैं, एक मार्ग दिखा सकते हैं, परंतु सफल नहीं हो सकता वो विद्यार्थी। और आंतरिक अभिप्रेरणा से जो बच्चा प्रेरित होता है वो अपने आप में अंत है। क्यों? कि जो बच्चा खुद अपने आप में प्रेरित हुआ है, उसको तो पता है कि मुझे अपने लक्ष्य के लिए पढ़ना है, तो वो लक्ष्य को प्राप्त करेगा, वो सफल होगा। यही क्या है? हमारा मोटिवेशन है। तो आज की क्लास में आप लोगों ने इतना पढ़ा मोटिवेशन के बारे में। कल हम मोटिवेशन के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। सबके सब क्लास आपको रेगुलर चल रही है, आप लोग ज़रूर सबसे सब के सब विद्यार्थी सब्सक्राइब करके रखेंगे और अपने टेस्ट सीरीज़ को भी आप लोग प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन करते रहिए और रेगुलर अपने टेस्ट दीजिए, हर सब्जेक्ट के टेस्ट दीजिए। और रीट मेंस के लिए भी आपको मैं जल्दी ही राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज़ लेकर के आऊँगा, क्लास भी स्टार्ट करेंगे। बस थोड़ा सा रुक जाइए, 10 से 15 दिन। ठीक है भाई? तो थैंक यू सो मच। आप सभी क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।